Hello everybody, welcome to this English classes by Kamlesh Sharma. I welcome you all to this class and today we will be doing a very important topic. एक ऐसी टॉपिक करने जा रहे हैं हम जो लगभग हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में यूज़फुल है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस लगभग हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आज की जो टॉपिक है हमारी वो रहेगी वॉइस। क्लास 5th या 6th से हम ये टॉपिक कंटिन्यूसली पढ़ते हुए आ रहे हैं और ये टॉपिक एक्चुअल में देखा जाए तो उतनी टफ नहीं है, काफ़ी सिंपल टॉपिक है, बट फिर भी इसके कुछ कंसेप्ट्स हम कंफ्यूज हो जाते हैं और इस वजह से एग्ज़ाम में हम वो डिजायर्ड नंबर नहीं ला सकते। सो इस वीडियो में कंप्लीट कंसेप्ट रहेगा फ्रॉम बेसिक टू एडवांस। हम यहाँ क्या करेंगे, फ्रॉम बेसिक टू एडवांस। हम वॉइस को बिल्कुल बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक हम इसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज वॉइस का ये फर्स्ट लेक्चर है। आप सबसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि जितने भी आप एस्पिरेंट्स हैं जो इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं, आप अपनी नोटबुक और पेन लेके साथ साथ नोट बनाते हुए रहिए। खुद के बनाए हुए नोट्स रिवीजन के टाइम में काफ़ी इम्पॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज की टॉपिक। वॉइस, ठीक है। नाउ वॉइस ये होती क्या है, तो मैं आपको पहले दो सेंटेंस के हेल्प से आपको वॉइस समझाने की कोशिश करूंगा। एक्टिव वॉइस क्या होती है, पैसिव वॉइस क्या होती है, उसके बाद में हम चलेंगे इसके आगे के कंसेप्ट्स को। तो फर्स्ट आपके सामने दो सेंटेंस है, सेंटेंस नंबर 1 एंड सेंटेंस नंबर 2। I am playing chess. Chess is being played by me. Is there any difference between these two sentences? Meaning में कोई फर्क है? दोनों से पता चल रहा है कि मैं चेस खेल रहा हूं। I am playing chess. Chess is being played by me. दोनों से हमें पता चलता है कि मैं चेस खेल रहा हूं। बट अगर हम इसे ध्यान से देखें तो दोनों सेंटेंस के स्ट्रक्चर में फर्क है। क्लियर? फर्स्ट सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है उसे हमने इंपॉर्टेंस दी कि आई एम, आई एम प्लेइंग, ठीक है। क्या खेल रहा हूं वो बात की बात है। सेकेंड सेंटेंस में हमने इंपॉर्टेंस दी ऑब्जेक्ट को, कि जो काम हम कर रहे हैं उसका असर किस पे हो रहा है, हम या फिर हम वो काम किसके साथ कर रहे हैं। चेस इज बीइंग प्लेड, क्या खेला जा रहा है उसको हमने इंपॉर्टेंस दी। कौन खेल रहा है, किसके द्वारा खेला जा रहा है, वो हम बाद में लेके गए। तो जब हम सब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस देते हैं, क्लियर। सब्जेक्ट, अब जल्दी से मैं बताता हूं सब्जेक्ट क्या होता है। आप सबको सब्जेक्ट तो हमें पता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट, ठीक है, वो सही है। लेकिन ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो सब्जेक्ट का मतलब होता है डूअर, यानी कि किसी काम करने वाले को हम क्या कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं। फाइन। तो सर फिर ये ऑब्जेक्ट क्या हो गया,
ऑब्जेक्ट होता है द रिसीवर ऑफ एन एक्शन। ठीक है, तो हम वॉइस को इन के बेसिस पे हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। क्लियर? एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। दोबारा से एक बार मैं बताता हूं आपको। जिस सेंटेंस में हम सब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस देते हैं कि काम किसके द्वारा किया जा रहा है, क्या किया जा रहा है वो बाद की बात है, या फिर उस काम का असर किस पे हो रहा है वो बाद में लिखेंगे, उस सेंटेंस को हम कहते हैं एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस। ठीक है, और अगर ऑब्जेक्ट को हम पहले लिखे, सब्जेक्ट बाद में लिखेंगे, वही काम किसने किया था वो बाद में पता करेंगे, तो उस सेंटेंस को हम कहते हैं पैसिव वॉइस। फाइन, तो ये है एक्टिव एंड पैसिव का छोटा सा कंसेप्ट। चलो फिर नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ठीक है, नाउ एक्टिव और पैसिव, अभी दो सेंटेंस दिखाए मैंने, तो क्या हम हर वर्ब की पैसिव बना सकते हैं? नहीं, हम हर वर्ब की पैसिव नहीं बना सकते। उसके पीछे रीजन क्या होता है? वी कैन ओनली मेक पैसिव वॉइस ऑफ ट्रांजिटिव वर्ब। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ट्रांजिटिव वर्ब। चलो पहले ट्रांजिटिव वर्ब को थोड़ा सा हम समझते। देखिए, छोटी छोटी चीजों को अगर आप क्लियर करते हुए जाओगे तो एग्जाम में कंफ्यूजन नहीं रहेगा, और एट द एंड मैं आपको ट्रिक्स बताऊंगा कि कैसे आप इजीली आंसर समझ सकते हो। कि मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स में क्या होता है कि 4 ऑप्शंस होते हैं, तो उन ऑप्शंस को हमें पता करना है कि राइट आंसर की, तो उसकी ट्रिक्स होती है। लेकिन उन ट्रिक्स को समझने के लिए पहले बेसिक चीजें हमें क्लियर होनी चाहिए। तभी मैंने कहा था कि हम बेसिक से एडवांस की तरफ जाएंगे। क्लियर? सो फर्स्ट इफ आई ट्राई टू एक्सप्लेन कि एक वर्ब जो होती है, वर्ब को ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्ट के हिसाब से हम इसे 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। वन इज ट्रांजिटिव, and the another one is intransitive verb. Clear? Transitive and intransitive verb. अब सर ये ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है? जिस वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट आएगा, जिस वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट आएगा, यानी कि जो एक्शन है इट विल पास ओवर द ऑब्जेक्ट, यानी कि जो एक्शन है, एक्शन विल पास ओवर द ऑब्जेक्ट, ऐसी वर्ब को हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही is playing chess. क्लियर? तो he is playing, वो कोई एक्शन कर रहा है, एक्शन कर रहा है, और वो खेलने का जो एक्शन है वो किसके साथ कर रहा है, वो एक्शन किस पे पास हो रहा है? दैट इज चेस। he slapped him, उसने जो थप्पड़ मारा, तो दिस इज एक्शन। उसने एक एक्शन किया, किस चीज का एक्शन किया? मारने का। अब वो एक्शन किस पे पास हुआ? हिम, दूसरे लड़की को।
तो इस टाइप की वर्ब जिसके साथ ऑब्जेक्ट जरूरी होता है या फिर जो एक्शन ऑब्जेक्ट पे पास हो रहा है उसे हम कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। क्लियर? नाउ इनट्रांजिटिव वर्ब क्या हो गई? Intransitive verb are those verb whose action do not pass over on the object, यानी कि उनका एक्शन ऑब्जेक्ट पे पास नहीं होता, ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है सेंटेंस में। एक्शन will not pass over the object. Clear? Now, as one sentence is already written, I am going to market. Clear? Now, I subject है, am going is your verb or you can say you are doing some action जाने का, लेकिन ये पास नहीं हो रहा वहां पे क्योंकि मार्केट एक जगह है। ठीक है, मैं जो जा रहा हूं वो एक्शन उससे पास नहीं हो रहा क्योंकि वो जगह है, इसलिए इस वर्ब को हम क्या कहते हैं? इनट्रांजिटिव। क्लियर? तो वी कैन ओनली मेक पैसिव वॉइस ऑफ ट्रांजिटिव वर्ब। हम सिर्फ उन वर्ब की पैसिव फॉर्म बना सकते हैं जो एक्शन किसी ऑब्जेक्ट पे पास हो रहा है। क्लियर? लाइक वन इफ मोर एग्जांपल आई टेक, he teaches us। तो काम कौन कर रहे हैं? ही। तो ही यहां पे मेरा क्या है? सब्जेक्ट। काम करने वाले को हम क्या कहते हैं ग्रामर में? सब्जेक्ट, डूअर। ये टीच, ये एक्शन है, तो ये हो गई मेरी वर्ब। ठीक है, अब इस वर्ब का असर किस पे हो रहा है? ये है मेरी अस, यानी कि ये हो गया मेरा ऑब्जेक्ट। क्लियर? ही टीचेस अस, तो जो टीच वर्ब एक्शन है इसका असर किस पे हो रहा है? अस पे, तो अस हो गया मेरा ऑब्जेक्ट। और सिंस द एक्शन इज पासिंग ऑन द ऑब्जेक्ट दिस इज नोन एज ट्रांजिटिव वर्ब। क्लियर? सो फर्स्ट थिंग, वी कैन ओनली मेक पैसिव ऑफ ट्रांजिटिव वर्ब। हम उसी वर्ब की पैसिव बना सकते हैं जो किसमें रहेगी? ट्रांजिटिव, जिसके लिए ऑब्जेक्ट जरूरी होता है। विदाउट ऑब्जेक्ट हम पैसिव की सेंटेंस कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते। चलिए फिर, नाउ so many times we have this misconception कि सब्जेक्ट को या ऑब्जेक्ट को देख के हम एक्टिव बताए या पैसिव बताए। नो माय डियर, एक्चुअली जो वर्ब होती है वो पैसिव फॉर्म में होती है या फिर वो एक्टिव फॉर्म में होती है। क्लियर? तो वर्ब हमारी क्या हो सकती है? एक्टिव वॉइस की फॉर्म में हो सकती है, या फिर हम एक्टिव वर्ब कह सकते हैं, या हम पैसिव वर्ब भी कह सकते हैं। क्लियर? बस बचपन से हम सुनते हैं एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। नाउ व्हाट इज एक्टिव वॉइस? सब्जेक्ट जो होता है परफॉर्म्स द एक्शन, सब्जेक्ट एक्शन परफॉर्म कर रहा होता है, यानी हम पहले सब्जेक्ट को लेके जाते हैं। बार बार कह रहा हूं, सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? सब्जेक्ट का मतलब होता है डूअर, काम करने वाले को हम सब्जेक्ट कहते हैं। क्लियर? पैसिव वॉइस क्या होती है? सब्जेक्ट इज एक्टेड अपॉन, यानी जो काम हो रहा है वो हम पहले बताते हैं और सब्जेक्ट को बाद में बताते हैं। यानी क्या काम हो रहा है हम उसे प्रिफर कर देते हैं, उसे हम इंपॉर्टेंस देते हैं, उसे हम कहते हैं पैसिव वॉइस। क्लियर?
चलो फिर नेक्स्ट। नाउ एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में जो मेन चीज रहती है वो होती है टू कन्वर्ट द गिवन सेंटेंसेस फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव और पैसिव टू एक्टिव। क्लियर? तो हम बारीकी से इस रूल्स को पढ़ेंगे कि हम कैसे एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करें। क्लियर? एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कैसे हम कन्वर्ट करें। फाइन। चलो उससे पहले मैं आपको एक सेंटेंस लिख के बताता हूं, उससे आपको थोड़ा सा और आसानी रहेगी। he teaches इंग्लिश। ये एक सेंटेंस है। क्लियर? मैं इस सेंटेंस को, अब दिस सेंटेंस इज एक्टिव और पैसिव आप इजीली बता सकते हो। क्यों? ये सेंटेंस किस में है? एक्टिव में है। ये सेंटेंस किस में है? एक्टिव में है। ये एक्टिव में क्यों है? क्योंकि यहां पे जो काम कर रहा है उसे हमने पहले रखा है। ही टीचर्स, ये पढ़ाता है, तो सब्जेक्ट को हमने इंपॉर्टेंस दे दी, इसलिए ये क्या हो गया? एक्टिव का सेंटेंस हो गया। क्लियर? अब इसी सेंटेंस को पैसिव में मैं कैसे लिखूंगा? इंग्लिश इज टॉट बाई हिम। क्लियर? अभी सेंटेंस में मैंने क्या लिखा? इंग्लिश इज टॉट, यानी कि क्या किया जाता है उसको मैंने इंपॉर्टेंट दी, कौन कर रहा है वो बाद में। सो ये सेंटेंस है मेरा पैसिव वॉइस में। ये सेंटेंस है मेरा पैसिव वॉइस में। क्लियर? नाउ ये सेंटेंस लिखने के पीछे मेरा कारण था कि मैं आपको इसके बेसिक चेंजेस बताऊं और फिर हम वो चेंजेस कैसे किए जाते हैं वो हम समझेंगे। ठीक है? तो सबसे पहले मैंने चेंज क्या किया? ये जो सब्जेक्ट था मेरा, इसको मैं लेके गया ऑब्जेक्ट की प्लेस पे और इसे मैंने बना दिया ऑब्जेक्ट। फर्स्ट चेंज। फिर मैंने क्या किया? एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट था उसको मैं लेके आया फर्स्ट में सब्जेक्ट की प्लेस पे। तो फर्स्ट रूल क्या हो गया? ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट को हम इंटर चेंज करेंगे। क्लियर? फिर जब मैंने पैसिव बनाया तो मैंने यहां पे इज लिखा, यानी कि पैसिव के सेंटेंस में व्हाट वी हैव टू राइट इज हेल्पिंग वर्ब, और यू कैन से बी की फॉर्म लिखना कंपलसरी होता है। ठीक है? नाउ व्हाट इज बी की फॉर्म? is, am, are, was, were, be, been, being। इनमें से एक is, am, are, was, were, be, been, being को हमें यहां पे लिखना कंपलसरी है। विदाउट दिस बी फॉर्म पैसिव के सेंटेंस बनाना पॉसिबल नहीं होता। फाइन? तो मेरा सेकेंड चेंज हेल्पिंग वर्ब। फिर मैंने क्या किया? टीचर्स को मैंने लिखा टॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म। एक ही सेंटेंस में सारे रूल्स मैं आपको समझा रहा हूं कि फर्स्ट थिंग व्हाट यू विल डू, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को उठा के अपने अपने पोजीशन पे चेंज कर दोगे। उसके बाद वर्ब के पहले हेल्पिंग वर्ब दैट इज बी की फॉर्म आपको ऐड करनी ही है। इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीन, बीइंग। इनमें से एक
यहाँ पे आपको लिखनी ही पड़ेगी एज पर सेंटेंस। वो रूल हम बाद में पढ़ेंगे अभी कि इज आएगा, एम आएगा, वॉज, वर्ब आएगा, बीन, बीइंग, कौन सा क्यों लगाना है वो बाद में, लेकिन लिखना जरूरी। क्लियर। वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव में कंपलसरी। उसके बाद में यहां पे आएगा आपका बाई। क्लियर। बट मैं इसे बाई ना कह के यहां पे मैं लिखूंगा प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन क्यों? क्योंकि इन सम केसेस बाई की जगह अदर प्रपोजिशन भी आते हैं। टू भी आ सकता है, विथ भी आ सकता है, बट मेजॉरिटी ऑफ केसेस में वी नीड टू यूज बाई। क्लियर। दिस आर द बेसिक चेंजेस। नाउ एक चेंज आपने अगर नोट किया हो, दैट इज प्रोनाउन। प्रोनाउन सब्जेक्टिव केस एंड ऑब्जेक्टिव केस। ही का क्या बन गया? हिम। अगर यहां पे सी होती तो क्या बनता? हर। आई होती तो क्या था? मी। क्लियर। सो दिस आर द बेसिक चेंजेस। अब हम इन चेंजेस को बारीकी से धीरे धीरे कंप्लीट पढ़ेंगे। क्लियर। हर चीज को समझना है। एंड यू नो स्टूडेंट की सबसे बड़ी खासियत क्या होती है? अगर आपको कोई भी चीज सीखनी है तो एक स्टूडेंट में या फिर एक एस्पिरेंट्स में, मैं स्टूडेंट इसलिए कह रहा हूं कि कोई भी इंसान कुछ भी सीखता है वो स्टूडेंट होता है। नो मैटर व्हाट द एज, नो मैटर व्हाट द स्टेटस, नो मैटर व्हाट द डिग्निटी इज हैविंग, कुछ भी सीखता है वो स्टूडेंट होता है। तो एक स्टूडेंट की खास बात ये होती है कि ही ऑलवेज हैव अ क्वेश्चन इन माइंड, व्हाई। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ? द मोर you put the question, the more you get the answers and the more the concepts are clear। कि ये ही यहां पे गया तो हिम क्यों हुआ क्वेश्चन। अब उसका अगर आप आंसर ढूंढोगे तो एक चीज क्लियर क्रिस्टल। सो अ स्टूडेंट शुड ऑलवेज हैव व्हाई इन हिज ब्रेन। जितने ज्यादा क्वेश्चंस आएंगे, क्यों, ये ऐसे क्यों हुआ, ये ऐसे क्यों हो रहा है, द मोर कंसेप्ट विल बी क्लियर। सो प्लीज जब तक चीज क्लियर नहीं हो आप वाई दिमाग में रखो। क्यों? सर आपने बता दिया ऐसा होता है, लेकिन ऐसा क्यों होता है? सर ऐसा क्यों नहीं हो रहा? तब जाके वो चीजें एकदम क्लियर होगी। क्लियर। लेट्स गो। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नाउ रूल्स। नाउ वी विल गो फॉर द रूल्स टू चेंज। हम चेंज करेंगे किसको? एक्टिव वॉइस से हम पैसिव्स के सेंटेंस बनाएंगे। रूल्स टू चेंज एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस। फाइन। सो देयर विल बी जनरल रूल। देखिए देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। ठीक है बच्चों। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस होते हैं। एसेटिव सेंटेंस होते हैं, नेगेटिव होते हैं, इंपेटिव होते हैं, एंड यू कैन से दैट इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में और इंपेटिव सेंटेंस में सर्टेन रूल्स अलग होंगे, बट ये जो बेसिक रूल्स है वो सब जगह सेम रहने हैं। तो हम पहले बेसिक रूल्स को पढ़ेंगे। नंबर ए, फर्स्ट रूल सेंटेंस को चेंज करने के लिए क्या रहेगा? वी नीड टू आइडेंटिफाई। सेंटेंस दिया हुआ है, पहले आइडेंटिफाई करो। किस चीज को? सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। सबसे पहला काम रहता है कि सेंटेंस, दिए गए सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन सा है और ऑब्जेक्ट कौन सा है, वी नीड टू आइडेंटिफाई। जस्ट एक्सक्यूज मी। आइडेंटिफाई करना रहता है। आइडेंटिफाई होने के बाद में जो सेकंड रूल होता है बेसिक, इंटरचेंज करना है अपने को। वी नीड टू
इंटरचेंज। आप किसको इंटरचेंज करोगे? सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट को। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की प्लेसेस को आप चेंज कर दोगे, यानी कि जहां पे सब्जेक्ट था he is playing, आइडेंटिफाई सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करो, सबसे पहले आप आइडेंटिफाई कीजिए। एक्सक्यूज मी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मैंने आज मेरा मोबाइल, थैंक यू, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। कई बार क्या होता है कि फ़ोन हम एयरप्लेन मोड पे करना भूल जाते हैं। सो लेट अस कम बैक, वापस आ जाओ। आइडेंटिफाई सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। सबसे पहले तो इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। काम करने वाले को हम क्या कहते हैं? सब्जेक्ट। तो यहां पे मेरा सब्जेक्ट क्या है? यहां पे मेरा सब्जेक्ट है ही, ठीक है। ऑब्जेक्ट की इज प्लेइंग तो वर्ब हो गई, ऑब्जेक्ट क्या है मेरा? गेम। तो चलो फर्स्ट थिंग मेरी क्लियर हो गई। क्लियर? इंटरचेंज सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। अब मेरे को सब्जेक्ट को तो ऑब्जेक्ट की जगह पे लिखना है और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे लिखना है, ठीक है। लिख दूं? चलो लिख देता हूं। ये देखो, मैं ये जस्ट आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं, एग्जाम में ऐसे डायरेक्ट लिखना मत कर देना। गेम और हिम। एड हेल्पिंग वर्ब। अगेन आई एम टेलिंग यू, हेल्पिंग वर्ब के बिना पैसिव के सेंटेंसेस नहीं बन सकते। क्लियर? हेल्पिंग वर्ब के बिना पैसिव के सेंटेंस नहीं बनते, फर्स्ट थिंग। चलो एक चीज और बताता हूं, हेल्पिंग वर्ब के बिना इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं बन सकते। आप क्वेश्चन बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं पूछ सकते। हेल्पिंग वर्ब के बिना नेगेटिव सेंटेंस भी नहीं बनते। तो याद रखना माय डियर स्टूडेंट्स। चलो, हेल्पिंग वर्ब या बी की फॉर्म, ठीक है। कन्वर्ट वर्ब इनटू थर्ड फॉर्म। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वर्ब को थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना ही है आपको। एड प्रेपोजिशन बिफोर द ऑब्जेक्ट। आपको प्रेपोजिशन लगाना है किससे पहले? ऑब्जेक्ट से पहले। कौन सा ऑब्जेक्ट? जो यहां पे सब्जेक्ट बन के यहां पे आया है, इस ऑब्जेक्ट के पहले। क्लियर? प्रोनाउन मस्ट बी चेंज। फिर आपको प्रोनाउन चेंज करना होता है एज पर द रिक्वायरमेंट। क्लियर? तो चलो फिर एक सेंटेंस यहां पे लिख के कन्वर्ट करके देखते हैं ये पांचों फॉर्म से, ठीक है। एक ब्राइट सा कलर ले लेता हूं मैं। कौन सा, क्या सेंटेंस था? ही इज प्लेइंग गेम। इज प्लेइंग गेम। क्लियर? सबसे पहले क्या रूल? आइडेंटिफाई करो। यहां पे सब्जेक्ट क्या है? ही, क्योंकि ये काम कर रहा है, ये मेरा ऑब्जेक्ट। क्लियर? तो सबसे पहले पोजीशन चेंज कर दी मैंने, गेम, ठीक है। गेम के बाद मैंने क्या लिखा? इज। फिर मैंने बी की फॉर्म में से एक लगा दी, इज बीइंग प्लेड। प्रेपोजिशन लगा दिया। फिर मैंने प्रोनाउन को चेंज करके यहां पे हिम लिख दिया। क्लियर? नाउ द थिंग इज कि ये रूल तो हम समझ गए कि हमें ये करना है, बट अब आप मेरे को क्वेश्चन पूछ सकते हो कि सर यहां पे बीइंग क्यों आया? ठीक है, यहां पे हिम क्यों लिखा आपने, यहां पे बाई क्यों आया? ये तो चलो ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी है। सर यहां पे इज ही क्यों आया? दिस इज द थिंग्स नाउ वी नीड टू लर्न। अब हम एक एक करके इनको ही आगे पढ़ेंगे। क्लियर? कि हेल्पिंग वर्ब कौन से वर्ब के साथ या फिर कौन से टेंस के साथ हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगानी मेरे को, ये चीज अब हमें आगे पढ़नी है। क्लियर?
फिर मैं अब जो मैं कंसेप्ट बताने वाला हूँ आपको इस इम्पॉर्टेंट, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगानी है, पहली बात तो मैं बता दूं कि चाहे एक्टिव हो चाहे पैसिव हो, टेंस चेंज नहीं होती। क्लियर, टेंस चेंज नहीं होती। तो ध्यान से अब इस स्लाइड को आप देखना, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टेंसेस लाइक चेंजिंग एक्टिव टू पैसिव, मैक्सिमम जो पॉइंट्स है वो यहीं से आपके क्लियर हो जाते हैं। अगर इस टेबल को भी आप प्रॉपरली पढ़ लेते तो फ्रॉम कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू 90% ऑफ द क्वेश्चंस विल बी करेक्ट, ठीक है। तो आओ, ये है मेरा एक्टिव वॉइस, ठीक है, और यहां पे मैं लिखता हूं पैसिव वॉइस, ठीक है। एक्टिव को थोड़ा और उधर लिख देते हैं, एक्टिव को थोड़ा और उधर लिख देते हैं। ये मेरा एक्टिव वॉइस, क्लियर। जो हेल्पिंग वर्ब का जो कंसेप्ट था ना कि कौन सी हेल्पिंग वर्ब कहां लगानी है हमें, वो इससे क्लियर होगा आपका। चलो फिर नंबर 1, जिसको टेंस समझ में आती है वो टेंस से समझ ले, या फिर सिंपल यहां से समझ सकता है, ठीक है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब सिंपल प्रेजेंट टेंस जो होती है वो किस फॉर्म में लिखी जाती है, उसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, या तो वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लिखा जाएगा, या फिर हम लिखते हैं नेगेटिव है तो डू डज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्लियर। तो अगर एक्टिव के सेंटेंस में कभी भी आपके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए, या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस आ जाए, या फिर डू डज फर्स्ट फॉर्म दिख जाए, अगर ये दिख जाए आपको, तो यू नीड टू राइट इज एम आर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो इज एम आर में से एक आएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई। अब इज एम आर कब आएंगे वो मैं इस स्लाइड के बाद आपको समझाऊंगा, क्लियर। चलो फिर नंबर 2 इज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब्स क्या होती है, हम सब जानते हैं। ये होती है मेरी इज एम आर वर्ब के साथ आईएनजी होती है। कॉन्टिन्यूअस बता रहे हैं ना, और प्रेजेंट मतलब इस वक्त जो काम हो रहा है, आई एम टीचिंग यू, मैं आपको पढ़ा रहा हूं इस वक्त। तो पैसिव में इसका क्या रहेगा, अगर सेंटेंस में इज एम आर है तो आपको इज एम आर में से ही एक लिखना है। अब वर्ब आईएनजी लगी है तो आपको क्या लिखना है, बीइंग, सिंपल सा कंसेप्ट है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म सिंपल है। इज एम आर है तो इज एम आर में से लिख देना, वर्ब आईएनजी है तो इस आईएनजी को न्यूट्रलाइज करने के लिए बीइंग थर्ड फॉर्म, अंडरस्टूड। चलो नेक्स्ट वन, चलो नेक्स्ट टेंस कौन सी होती है, प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब्स क्या होती है, या तो हैज रहेगा या हैव रहेगा वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि परफेक्ट है तो थर्ड फॉर्म आती है, क्लियर। अगेन सिंपल सी कंसेप्ट याद रखना, दिमाग में बिठा लीजिए। हैज हैव है तो मैं क्या लिखूंगा, हैज हैव
यहाँ पे आ जाएगा बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म। सिंपल सी कंसेप्ट है, बस इस टेबल को आप समझने की कोशिश करो। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई तो इज एम आर थर्ड फॉर्म, डू डज फर्स्ट फॉर्म आ गई तो इज एम आर फर्स्ट फॉर्म, इज एम आर आई एन जी है तो इज एम आर में से एक आएगा, लेकिन इस आई एन जी को देखते हुए हम बीइंग लगाएंगे। हैज हैव थर्ड फॉर्म आ गई तो हैज हैव बीन थर्ड फॉर्म आ जाएगी। क्लियर? देन वी गो फॉर नंबर 4। दिस इज प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस क्या होती है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की पैसिव फॉर्म हम नहीं बनाते, नहीं बनती। क्लियर? चलो फिर आ गया मेरा सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट में क्या रहेगा? या तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म रहेगी या फिर डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी। तो अगर डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिख जाए या सिर्फ सेकेंड फॉर्म दिख जाए तो क्या करना है हमें? वॉज वर थर्ड फॉर्म। ध्यान से इसके नोट बनाते हुए चलिए एंड जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैंने पहले ही कहा था क्यों। वर्ब की सेकेंड फॉर्म डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अगर एक्टिव में है तो उसका आंसर वॉज वर थर्ड फॉर्म में ही आएगा। एक पहचान होती है। और एग्जाम में कई बार हमें सिर्फ इतना ही अगर दिख जाए तो भी हम एनालाइज कर सकते हैं कि वर्ब की सेकेंड फॉर्म है तो इज एम आर है, आंसर नहीं हो सकता। हैज हैव है, आंसर नहीं हो सकता। वॉज वर यस, यही आंसर होगा। लेकिन इसके साथ एक्स्ट्रा कुछ नहीं आना चाहिए, बीइंग वगैरह। सेकेंड, नेक्स्ट इफ यू मूव टू पास्ट कॉन्टिन्यूस। पास्ट कॉन्टिन्यूस क्या होती है? पास्ट में हम कोई काम कर रहे थे, ठीक है। इट्स वॉज वर आईएनजी। अगर एक्टिव में आईएनजी आ जाए तो उसके साथ जो वर्ब है उन्हीं में से एक आएगी। जैसे इज एम आर आईएनजी थी, उसी जो वॉज वर आईएनजी है तो वॉज वर में से एक आएगी। दिस इज वॉज या फिर वर, ठीक है। नाउ आईएनजी है यहाँ पे, तो इस आईएनजी के लिए मुझे क्या लगाना होता है हमेशा? बीइंग। बीइंग थर्ड फॉर्म। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट वन इज पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट को हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहां पे क्या आएगा मेरा? हैड की जगह हैड आएगा, बीन लगाना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्लियर? देन कम्स number 7. This is the simple future. Simple future. Will pronoun के अकॉर्डिंग, प्रोनाउन के अकॉर्डिंग क्या आएगा? विल या शैल आता है, ठीक है। तो इट विल बी विल और shall वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो इन पैसिव व्हाट विल बी देयर?
विल की जगह विल आएगा या फिर शैल आएगा। एक्स्ट्रा व्हाट वी नीड टू डू इज बी ऐड करके थर्ड फॉर्म लगाना है। क्या करना है? बी ऐड करके थर्ड फॉर्म लगाना है। ठीक है, ओके चलो नंबर 8। Number 8, it will be future perfect. It will be future perfect. Future perfect. क्या रहेगा यहाँ पे? It will be will have or shall have थर्ड फॉर्म। कुछ याद नहीं रखना, बस इतना सा दिमाग में रखना कि जहां पे हैव है वहां पे बीन आएगा। तो इन पैसिव इट विल बी विल या फिर shall, हैव तो मेरे पास था ही, बीन ऐड हो जाएगा एक्स्ट्रा, बीन थर्ड फॉर्म। क्लियर? सो इन एक्टिव वॉइस देयर आर 12 टेंसेस, वेरेज इन पैसिव हम 8 ही होती है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस का पैसिव फॉर्म नहीं बनता। क्लियर? ठीक है, दोबारा से देखते हैं। अगर आपको इसमें कंफ्यूजन है तो आप इसको देखो ही मत। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हाँ, स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स है तो इन्हें ये चीजें समझनी जरूरी है। लेकिन अगर आपको कंपनी एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करने तो आप इस ट्रिक से इजीली कर सकते हो। ठीक है, जल्दी से एक बार हम इसे देखते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है या फिर डू डज आ गया तो हमें लगाना है इज एम आर वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म तो देखो यहाँ पे अलग से भी लिख सकते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म, कि वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी पैसिव में। अगर इज एम आर आई एन जी आ गया तो हमें इज एम आर लिखना है, और इस आई एन जी को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम यहाँ पे क्या लिखते हैं? बीइंग। क्लियर? ये क्या हो गया? चलो कोई नहीं, ठीक है। और अगर हैज, ये बहुत प्रॉब्लम है इनके साथ। चलो आई होप अब सही हो। नो, हैज हैव के साथ अगर थर्ड फॉर्म आ जाती है तो हम हैज हैव के साथ क्या लगा देंगे? बीन लगा देंगे। ठीक है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म आ गई या डिड आ गया तो मेरा क्या आएगा? वॉज वर। जैसे देखो डू डज के साथ क्या है? इज एम आर, वैसे ही डिड के साथ क्या है? वॉज वर। वॉज वर अगर आ गया तो वही वॉज वर रहेगा, और इस आईएनजी के लिए मैं क्या लगाऊंगा यहाँ पे? बीइंग। ठीक है, चलो अब इसकी छोटी सी एक जल्दी से ट्रिक और देख लेते हैं। अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई तो मैं क्या लगाऊंगा? इज एम आर। किसमें? पैसिव में। पैसिव में, ठीक है, ये है एक्टिव है। ठीक है, नंबर 2, अगर वर्ब की सेकेंड फॉर्म आ गई तो मैं क्या लगाऊंगा? वॉज वर। क्लियर? नंबर 3, अगर सेंटेंस में इज एम आर या फिर वॉज वर आईएनजी आ गई, छोटी कंसेप्ट, जल्दी से इस चीज को समझने की कोशिश करो।
इज एम आर वॉज वर आईएनजी आ गई, तो अगर इज एम आर है तो इन तीनों में से एक आएगा, और अगर वॉज वर है तो इनमें से एक आएगा। ठीक है, इसका मतलब अगर ये है तो इसके हिसाब से इज एम आर ही लिखना आपको, और अगर वॉज वर है तो आपको वॉज या वर में से एक लिखना है। फिर वर्ब आईएनजी है तो इनके साथ में मुझे क्या लिखना पड़ेगा, बीइंग लिखना पड़ेगा। क्लियर, वर्ब की थर्ड फॉर्म में यहां पे लिख के दे रहा हूं। फिर नंबर 4 क्या होगा, या तो हैज है या हैव है, या फिर मेरा हैड है, और इसके बाद में से क्या आएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो मेरी पैसिव में क्या होगा, अगर हैज हैव है तो इनके हिसाब से मैं हैज या हैव भी लिखूंगा, और अगर हैड है तो मैं क्या लिखूंगा, हैड लिखूंगा, और इनके साथ में क्या लगाऊंगा, बीन, थर्ड फॉर्म। क्लियर, तो बस इतना सा कंसेप्ट समझना है कि इज एम आर वॉज वर आईएनजी आ जाए तो इनके साथ बीइंग लगेगी ही लगेगी, और अगर एच वाले आ जाए, एच वाले आ जाए तो मुझे क्या लगाना है, बीन लगाना पड़ेगा। ठीक है, रहेगा याद, चलो। फिर हमने जो चेंजेस पढ़े थे हेल्पिंग वर्ब कंप्लीट, जब हम एग्जांपल्स करेंगे तो काफ़ी चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी आपको। ठीक है, अब एक बेसिक कंसेप्ट हमें पढ़ना है प्रोनाउन का। प्रोनाउन, क्योंकि हमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को चेंज करना होता है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना होता है और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना होता है। तो प्रोनाउन के भी सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस होते हैं, तो हमें उन्हें भी चेंज करना है, हमें उन्हें भी चेंज करना है। ठीक है, तो दिस इज माई, चलो सब्जेक्टिव केस से शुरू करें ना पहले। दिस इज माई subjective case and this is my objective case। क्लियर, जैसे कि they had completed the वर्क, ये एक सेंटेंस है, दे हैड कंप्लीटेड द वर्क। अब इसे हमें पैसिव में बनाना है। ठीक है, ऑब्जेक्ट है, इसको मैं आगे लाऊंगा, एंड ऑलवेज रिमेंबर आर्टिकल्स डिटरमाइनर्स अगर ऑब्जेक्ट के साथ में तो आप ये छोड़ नहीं सकते, आप इसको साथ लेके आओगे। द वर्क, तो आगे क्या आएगा मेरा, द वर्क। क्लियर, अभी अभी हमने एक टेबल पढ़ी थी टेंसेस की, उसके हिसाब से देखो हैड आया, तो अगर सेंडिंग में हैड है तो हैड आपको लिखना पड़ेगा, मैंने हैड लिख दिया। फिर मैंने कहा था हैड, हैज, हैव, हैड, अगर ये तीनों एच वाले आ जाए तो इसके साथ हमें क्या लिखना होता है, बीन। द वर्क हैड बीन। उसके बाद थर्ड फॉर्म, जो कि ऑलरेडी थर्ड फॉर्म में है, कंप्लीटेड, द वर्क हैड बीन कंप्लीटेड। फिर क्या था, प्रेपोजिशन बाय। ये जो सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट अब क्या हो रहा है मेरा, ये सब्जेक्ट जा रहा है मेरा ऑब्जेक्ट की जगह। तो जब सब्जेक्टिव केस था तो दे, जब ये ऑब्जेक्ट बना तो दे। द वर्क हैड बीन कंप्लीटेड बाय दे। ये चीज अब हमें पढ़नी जरूरी है कि देम हो गया मेरा सब ऑब्जेक्टिव केस, ये हो गया मेरा ऑब्जेक्टिव केस, और ये दे जो था मेरा, ये क्या है मेरा
सब्जेक्टिव केस, सब्जेक्टिव केस। तो ये सब्जेक्ट से जब ऑब्जेक्ट बनते हैं तब इनमें क्या चेंजेस आते हैं वही अब हमें पढ़ना है। क्लियर? तो चलो फिर यहां पे लिखते हैं, वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट प्रोनाउन। प्रोनाउन को हम चेंजेस कैसे करेंगे। क्लियर? दिस इज सब्जेक्टिव, subjective case and this is my objective case. Clear? तो फर्स्ट पर्सन, कौन होता है? मैं देखो ये डिटेल में इसलिए लिखाता हूं कि वो पीछे की चीजें रिवीजन होती रहे। फर्स्ट पर्सन होता है सुनने वाला या मीन्स बोलने वाला या काम करने वाला। आई सब्जेक्टिव है। जब आई पे काम का असर होगा तो आई क्या बन जाएगा? मी। ठीक है। वी का क्या बन जाएगा? अस। फिर आया मेरा सेकेंड पर्सन। सेकेंड पर्सन क्या होता है? सामने वाला, यू। इसका सब्जेक्टिव केस भी यू रहेगा और ऑब्जेक्टिव केस भी इसका यू रहेगा। फिर आता है थर्ड पर्सन, जिसके बारे में हम बातें कर रहे हैं। किसके बारे में बात करोगे? किसी लड़के के बारे में। ही सब्जेक्टिव केस है, जब सब्जेक्ट की जगह यूज करते ही, लेकिन जब ऑब्जेक्ट की तरह यूज करोगे तो ही का क्या हो जाता है? हिम। या आप किसी लड़की के बारे में बात कर सकते हो, सी का क्या बन जाएगा? हर। या हम बात कर सकते हैं नॉन लिविंग थिंग या एनिमल्स के लिए तो इट, तो इट का रहता है इट। और हम एक से ज्यादा के लिए अगर बात करें दे, तो दे का क्या हो जाएगा? देम। क्लियर? तो जब सेंटेंस में एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट की तरह यूज होगा तो ये रहेंगे। जब हम इसे पैसिव बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट केस में जाएगा। तो आई का क्या लिखने? मी। वी का अस, हम पे। यू का यू। ही का हिम। सी का हर। इट का इट। दे का दे। तो ये हो गए हमारे प्रोनाउन। ठीक है। नाउ वॉइस विथ टू ऑब्जेक्ट्स। कई बार सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट्स हो जाते हैं। दो ऑब्जेक्ट्स। व्हेन ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब मैंने बताया ना, एक्शन passes over the object, यानी कि ट्रांजिटिव वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट रहता ही रहता है। ऑब्जेक्ट हैज टू ऑब्जेक्ट्स। अगर ऐसी वर्ब जिसके साथ दो ऑब्जेक्ट आ जाए तब हम क्या करेंगे? आइदर ऑफ देम मे बी यूज्ड एज सब्जेक्ट। हम दोनों में से किसी को भी चेंज करके पैसिव की फॉर्म बना सकते हैं। लेट अस टेक एन एग्जांपल। ठीक है, चलो इस कलर से करते हैं। ही टीचेस अस इंग्लिश। देखो अभी मैंने आपको इस क्लास में क्या बताया? हमने डिस्कस की, सॉरी, हेल्पिंग वर्ब कैसे चेंज करोगे। फिर हमने डिस्कस किया था प्रोनाउन कैसे चेंज करोगे। ठीक है, अब देखते हैं सेंटेंस हम दोनों चेंज कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ही टीचेस अस इंग्लिश। यहां पे ही काम करने वाला है तो ये हो गया मेरा सब्जेक्ट। टीचेस एक्शन है, ये हो गया मेरा वर्ब। अब
इस वर्ब के दो ऑब्जेक्ट है, ये भी ऑब्जेक्ट है मेरा, एंड माय डियर इंग्लिश भी मेरा क्या है, ऑब्जेक्ट है। क्लियर? अब दो ऑब्जेक्ट है तो हम दोनों में से किसी भी एक सब्जेक्ट को एज अ सब्जेक्ट ले जाके इसका पैसिव बना सकते। चलो सबसे पहले तो देखते हैं अस को। अस मेरा ऑब्जेक्टिव केस है, तो इसका सब्जेक्टिव केस क्या होता है, वी। वी। क्लियर? वेरी गुड। हेल्पिंग वर्ब के बिना पैसिव का सेंटेंस नहीं बनता। अब हेल्पिंग वर्ब किससे डिसाइड करोगे, जो एक्टिव में टेंस दी गई है। यहां पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, यहां पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और वर्ब अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो हमें क्या यूज करना होता है, इज, एम, आर। वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी होती है। क्लियर? इज, एम, आर में से एक लगाना है। अब ये डिपेंड किस पे करेगा, इस सब्जेक्ट पे। यहां पे वी है, प्लूरल है, तो वी के साथ इज आ सकता है, नहीं आ सकता। वी के साथ एम आ सकता है, नहीं आ सकता। तो वी के साथ क्या आएगा, आर। वी आर। यहां तक समझ में आया? फिर थर्ड बात क्या थी कि वर्ब को थर्ड फॉर्म में ही लिखा जाता है। तो टीच की थर्ड फॉर्म वी आर टॉट। वी आर टॉट। क्लियर? वी आर टॉट क्या पढ़ा जाता है, वी आर टॉट इंग्लिश। फिर प्रेपोजिशन लगाना है मेरे को, बाई, द्वारा। तो किसके द्वारा, ही। अब ये ही मेरा यहां पे क्या रहा है, ऑब्जेक्ट की तरह आ रहा है। तो ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है, अभी बताया था मैंने, हिम। वी आर टॉट इंग्लिश बाई हिम। ये बन गया मेरा पैसिव का सेंटेंस। हमने किसको यूज किया था, अस को। अब हम यूज करेंगे इंग्लिश को। इंग्लिश पहले आ जाएगी, आ गई सब्जेक्ट की जगह इंग्लिश। वापिस यहां पे तो टीचर्स है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो मुझे इज, एम, आर में से एक लगाना है। तो इंग्लिश, एम नहीं आ सकता, इंग्लिश के साथ आर नहीं आ सकता, इंग्लिश क्या आएगा, इज। इंग्लिश इज। थर्ड फॉर्म तो लगानी मेरे को, इंग्लिश इज टॉट। किसे, इंग्लिश इज टॉट टू अस। हमें पढ़ाई जाती है बाई हिम। तो दिस इज द वे to convert active into passive. I hope you understand, and in next class we will discuss the sentences tenses wise, कैसे किस टेंस में किस सेंटेंस को चेंज किया जाता है, कैसे उसकी हेल्पिंग वर्ब चेंज होती है। बट बिफोर एंडिंग माई क्लास आई लव टू से यू दैट falling down is not failure. Falling down is not failure, but staying down is failure. लाइफ में बहुत बार होता है कि हम एग्ज़ाम देते हैं या हम कोई मेहनत करते हैं, उसका रिजल्ट नहीं आता, वी फॉल। फेलियर नहीं है, बट अगर हम वहाँ से उठते नहीं है, दोबारा कोशिश नहीं करते, तो हम फेलियर होते हैं। सो ऑलवेज come back hard, try your best, and definitely you will succeed. Thank you. Have a nice day.